अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को कालअदम करार दे दिया। उसे आइन से मुसादिम करार दे के उसको ख़त्म कर दिया कानून को। ये एक्ट कौमी असम्बली और सेनेट में मंजूर हुआ था कुछ अर्सा पहले। 5 अप्रैल को ये, मैं इसकी बल्कि एग्जैक्ट मेरे पास डेट्स हैं इसकी। ये कौमी असम्बली में पेश हुआ था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इसे कौमी असम्बली ने मंजूर किया था, 5 मई को सेनेट से मंजूर हुआ और कुछ दिन बाद सदर मुमलिकत ने इस पे साइन कर दिए थे। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया था और अब इस पे अपना फैसला भी उन्होंने महफूज किया था 19 जून को। और अब ये फैसला सुनाया गया आज, और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट को ख़त्म कर दिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसके क्या मुज़म्मरात हैं, क्या इसके असरात हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी का इम्कान इससे ख़त्म हो जाता है? बाज़ लोग कह रहे हैं, आज अंसार अब्बासी ने भी कहा कि ये लगता है नवाज शरीफ माइनस हो गए हैं, या जहांगीर तरीन पे भी इसका असर पड़ेगा, और इसके अलावा क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले ये कि एक्ट है क्या, क्योंकि सबसे पहले सवाल तो जहन में आता है। ये एक्ट, जैसा मैंने बताया कि ये अप्रैल में इसे कौमी असम्बली में सेनेट में पेश किया गया था इसे। ये आर्टिकल 184(3) जो आइन का जो आर्टिकल 184(3) है, 184(3) में असल में ये मफाद, दो चीज़ें हैं इसकी। इसमें सुप्रीम कोर्ट सो मोटो भी नोटिस ले लेती है और इसके तहत पिटिशन भी हो सकती है। 184(3) में होता है कि दो उसकी बुनियादी शराइत हैं कि एक तो मफाद आमा का मामला हो, आम आदमी का मामला हो। दूसरा, उसमें बुनियादी हकूक मुअत्तल हो रहे हों। बुनियादी हकूक पे जिस तरह आज़ादी इज़हार है, तहरीर व तक़रीर का हक़ है, और दीगर जो ये जो बुनियादी हकूक जिसे हम कहते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उन पे अगर ज़द पड़ रही हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है, और उसमें 184(3) के तहत वो डायरेक्ट पिटिशन भी हो सकती है। असल में इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि नहीं तो रूटीन के प्रोसीजर में हाई कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ले सकती है ताकि लोगों के साथ ज़्यादती ना हो और उसमें देर ताख़ीर ना हो और फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। ख़ैर, इस अच्छा, इसके साथ होता ये था, मैं एक ये भी आप समझ लें, प्रोसीजर्स में होता ये है कि जब किसी केस में सज़ा या कोई भी फैसला सुनाया जाता है, उसके बाद रिव्यू होती है, नज़र-ए-सानी होती है। नज़र-ए-सानी वही बेंच सुनता है, और वो वकील भी वही होते हैं, जो फ़रीक ने जिसने पहले वकील किया हो, वही वकील होता है। उसका मकसद होता है कि नया वकील आएगा, वो नई चीज़ें समझने की कोशिश करेगा, अदालतों को वक़्त ज़ाया होगा, तो इसलिए ये पाबंदी होती है कि वही वकील हो, वही बेंच सुनेगा, और उसका बहुत ही नैरो सा उसका स्कोप होता है, क्योंकि बेशतर चीज़ें सारी ओरिजिनल केस में सारे दलाइल दिए जा चुके होते हैं। कोई नया पॉइंट, लॉ पॉइंट ऐसा आ गया, या कोई ऐसा नुक्ता है जिस पे अगर कोई नई बात की जाए तो वो कही जाए, तो उसमें होता है। तो आम तौर पे, बल्कि कह लें 99% केसेज़ में रिव्यू वही फ़ैसला होता है, नज़र-ए-सानी का फ़ैसला वही होता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा क्या, मामूली सा फ़र्क ही नहीं पड़ता। ख़ैर, अब ये जो इन्होंने एक्ट जो किया था, उसमें इन्होंने ये कहा था कि 184(3) के तहत नज़र-ए-सानी जो दरख़्वास्त है, उसका स्कोप बढ़ा दिया था। वो अपील की तरह हो गई थी, यानी उसे अपील की तरह उसे ब्रॉड कर दिया था, वसी कर दिया था। नई चीज़ें, नए पॉइंट्स, नए शवाहिद, बहुत सारी चीज़ें उसमें नई पेश की जा सकती हैं। 60 दिन में सज़ा के खिलाफ अपील, अगर कोई फ़ैसला 184(3) के तहत जिस तरह पहले था, तो 60 दिन में, विदिन 60 डेज़ अपील दायर हो सकती है। और इसका सबसे एक अहम और जो एक दिलचस्प पहलू था कि पुराने फ़ैसलों पे भी इसका अमल दरामद होगा, यानी पास्ट में, पिछले सालों में भी। अब आप नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला भी ध्यान में रखें और जहांगीर तरीन का भी ध्यान में रखें। अच्छा, जो सबसे इसका कह लें जिस पे एतराज़ हुए थे, पॉइंट ये था कि नज़र-ए-सानी दरख़्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि लार्जर बेंच से मुराद है 5 जजेज़ या उससे बड़ा बेंच। हमारे यहाँ लोग फुल बेंच को और फुल कोर्ट को भी कन्फ्यूज़ करते हैं। फुल कोर्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने सारे जज मौजूद हों उस वक़्त, 17 जज हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन कभी 16-15 भी होते हैं। कोई रिटायर हुआ है, दूसरी जगह भी रिप्लेसमेंट में टाइम लग जाता है। तो जितने जज मौजूद हों, वो सब जिस बेंच पे बैठेंगे, वो कहलाएगा फुल कोर्ट। और जब 3 जजेस का जो बेंच हो, वो फुल बेंच कहलाता है। 2 जजेस का डिविजनल बेंच होता है, और 5 जजेस का, और 5 से ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10, 12, जितने भी 13, यानी फुल कोर्ट के दरमियान सबसे पहले, और 3 5 से ज़्यादा जो जजेस हैं, वो लार्जर बेंच कहलाता है। तो खैर, इसमें इस एक्ट के तहत था कि नज़र-ए-सानी जो होगी, रिव्यू जो होगी, उसकी समाअत लार्जर बेंच करेगा, 5 या उससे ज़्यादा जज। और उसमें अहम बात ये थी, जिन जजों ने पहले फैसला सुनाया होगा, वो फैसला दोबारा नहीं सुनेंगे। ये बिल्कुल ही अदालती जो प्रेसिडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ बात थी। हमेशा यही होता है कि फैसला वही जज सुनते हैं जिन्होंने पहले सुना हो। जिन्होंने पहले फैसला दिया होता है, उसकी रिव्यू भी वही सुनते हैं।
लेकिन अब इन्होंने कहा कि उन जजेस को उससे बाहर कर दिया जाए और जो नया बेंच जो बनाया गया, जो लार्जर बेंच होगा, वो जो जिन्होंने मरकजी फैसला सुनाया है, ओरिजिनल फैसला, उसकी तादाद से ज़्यादा होगा। अब इसको यूँ समझ लें कि अगर और इससे कुछ मसाइल ही पैदा होते थे, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये अभी मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ 8 रुकनी बेंच बनाया था चीफ जस्टिस अताब बंदियाल ने, उसमें 2-3 जजेस अलग हो गए, लेकिन 2 जजेस अलग हो गए पहले शुरू में ही, लेकिन बहरहाल अब 9 रुकनी था बल्कि, तो 9 रुकनी या 8 रुकनी बेंच अगर हो और वो कोई फैसला सुनाए, तो उसकी अपील में अगर उससे ज़्यादा जज हों, तो उससे ज़्यादा जज कहाँ होंगे? क्योंकि आप देखें ना अपील में 9 जज वो तो जिन्होंने 8 से 9 जज जिन्होंने फैसला सुनाया है, वो तो शामिल होंगे ही नहीं और फिर उससे ज़्यादा जज कहाँ होंगे कि हाँ, कोर्ट की जो लिमिट है, लिमिट ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट था कि जो बड़ा ही जिसमें काफ़ी जब बहस हुई इसकी इस अदालत में, समाअत हुई, तो जजेस ने ये पॉइंट उठाया कि ये किस तरह करेंगे? ये तो प्रैक्टिकली नहीं है और इसका मकसद जो है ना, इसका सिर्फ़ किसी ख़ास बंदे को सिर्फ़ फ़ायदा पहुँचाना इसका मकसद था। अच्छा, उसमें ये भी था कि नज़र-ए-फ़ानी अपील में फ़रीक अपनी मर्ज़ी का कोई भी वकील कर सकते हैं, नया वकील भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो अज़ खुद नोटिस वाले फ़ैसले हैं, उन पे भी अपील दायर हो सकेगी। यानी एक रिव्यू के बजाय अपील की एक सूरत बना दी गई, जिससे ज़्यादा जिस अदालत में ये एतराज़ भी हुआ कि ये तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएँगे और केसेस बहुत लंबे हो जाएँगे और फैल जाएँगे और किसी भी केस में इस तरह पैदा हो सकता है। ख़ैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तीनों की बेंच ने चीफ जस्टिस अताब बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, उसमें उन्होंने ये फैसला सुनाया है। जस्टिस अताब बंदियाल साहब ने ये फैसला लिखा, अब उन्होंने तहरीर हुक्म भी जारी कर दी है। 87 सफ़हात पे 87 पेजेज़ पे ये फैसला है और 34 सफ़हात का अज़ाफ़ी नोट है जस्टिस मुनीब मुनीब अख्तर साहब का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की दायरा कार से मुतल्लिक़ कानून साज़ी नहीं कर सकती और ये कानून साज़ी जो एक्ट जो है आईने पाकिस्तान से मुसादिम है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये हर एक अपना दायरा कार है, तो पार्लियामेंट जो है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे, पार्लियामेंट इसमें बहुत सारे दुनिया भर में फैसले हैं। बस इंडियन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मशहूर फैसला है, उसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को आइन बनाने का हक है, मगर आइन को तबाह करने का कोई हक हासिल नहीं है और इसकी फिर मिसाल ये दी जाती है कि अगर कोई पार्लियामेंट ये कानून पास कर ले, ये बना दे कानून के भई ये सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई केस सुन ही नहीं सकती, तो ये तो फिर उसकी अमृत कायम हो जाएगी। या पार्लियामेंट कोई भी इस तरह का बुनियादी हकूक ही खत्म कर दे कि हाँ, भी किसी को बुनियादी हकूक हासिल ही नहीं होंगे और किसी तहरीर की और तकरीर की और गुफ्तगू की और किसी की आज़ादी होगी नहीं, तो वो तो पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट भी इसका मतलब ये नहीं कि गलत कानून बना दे। या मसलन मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामेंट कल को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में वो गे मैरिजेस की इजाज़त दे दे, या जिस तरह हुआ है इंडिया में और बहुत सी जगहों पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ फैसले भी आए हैं, फिर पार्लियामेंट ने भी कानून साज़ी यूरोपीय मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में हुआ है कि होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दी गया है और बहुत सी चीज़ों को अलाउ कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं, पाकिस्तान में तो खैर वैसे शरीयत के मुनाफी लॉ जो है वो भी पार्लियामेंट नहीं बना सकती, वो भी उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइन में हर एक का अपना दायरा कार है, तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार को महदूद नहीं कर सकती, उसको डिक्टेट नहीं कर सकती और अपनी मर्जी से उस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकती। तो ये जो एक्ट है ये ख़त्म हो गया। इसमें अहम बात ये है कि ये असम्बली ख़त्म हो चुकी है, तो अब उसमें कुछ हो भी नहीं सकता। यानी ये नहीं हो सकता, पहले तो ये था आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म कर दिया, हम नया कानून बना देंगे, वो ख़त्म कर दिया तो नया और बना देंगे। तो इस मज़ाक से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी लगता है फैसला लगता है 1 दिन बाद सुनाया जब असम्बली गई, चलो जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब आओ हम कर लो, कुछ कर सकते हो तो ये इस तरह की बचगाना बातें और मस्खरापन जो है ना, वो फिर हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है जिस तरह उनको पहुँचा। अभी और भी कवानीन इनके स्ट्राइक डाउन होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत से गलत इन्होंने कवानीन बनाए हैं। अभी ये जो फौजदारी ये जो उसके साथ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बेपनाह इख्तियारात दे दी गए हैं बाज़ अदारों को, वो भी ऐसे बहुत ही क्वेश्चनेबल बात है। मेरा ख्याल है वो भी उस वो पिटीशन भी चैलेंज होगी, शायद वो भी फैसला आए। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आएगा। इससे अहम बात ये है नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक रास्ता खुला था, लोग कह रहे थे कि ये अपील अगरचे पहले तो कहा गया कि इस एक्ट में मतलब नवाज़ शरीफ में नहीं होगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ वाले केस में और जहांगीर तरीन वाले में रिव्यू दाखिल हो चुकी है, रिव्यू का हक इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन लोगों का ख्याल था कि कानूनी मारीन के भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के खींच तान के नवाज़ शरीफ का किया जाएगा। अब वो भरा रास्ता बंद हो गया। अब कोई रास्ता उनके लिए बचा नहीं है, वापसी का इतना आसान नहीं है। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब जो 16 सितंबर के बाद अपनी कोई फ्लाइट अगर कहीं उन्होंने बुक करा भी ली थी एडवांस, तो उनको नज़रसानी करनी चाहिए, चीज़ें अब आसान नहीं उनके लिए। इसी वजह से कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज़ शरीफ माइनस इमरान खान के बाद लगता है माइनस नवाज़ शरीफ भी हो गया है। और जहांगीर तरीन साहब भी, उनके लिए उम्मीद उम्मीद की एक बहुत ही छोटी-सी बेचारी कोंपल सी एक फूटी थी, तो वो बेचारी फ़ौरन ही मुरझा गई। और जहांगीर तरीन साहब के लिए उनकी जो नाअहली वो नाअहल हो चुके हैं ताहियात सियासत तौर पे, तो वो उनके लिए भी कोई चांस नहीं बचा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ज़ाहिर है इरफ़ान कादिर और दूसरे वकील जो
पीडीएम के बड़े हामी थे, वो सारी बात करते रहेंगे और इस पे ही निगरान हुकूमत शायद इसको वो भी करे, इसको चैलेंज भी करेगी, इसको अपील करेगी, इस पे रिव्यू इस पे आएगा। क्योंकि 30 दिन में करना होता है, लेकिन वही ये मामले कहानी खत्म ही समझिए। मेरा ख्याल अंदाज़ा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का भी फैसला जल्द आ जाएगा और कोर्ट्स एंड प्रोसीजर एक्ट को, जिस पे उन्होंने अदालत ने रोका हुआ है इसको, वो एक अलग से है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है कि 3 जज, सीनियर जज फैसला करेंगे और फिर ये बेंच बनाएंगे और सारा वो पूरा एक प्रोसीजर है। मेरा ख्याल है वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे के दिन एक बड़ा फैसला सुना के एक ज़रब तो लगाई है पीडीएम पे और ख़ास तौर पे नून लीग पे। अब देखें उसके क्या असरात पड़ते हैं इसके, और नून लीग क्या इसके रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन बहरहाल वो अब असेंबली में कुछ करने के काबिल नहीं है। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, सिर्फ सेनेट है, तो सेनेट सिर्फ कानून नहीं पास कर सकती, कौमी असेंबली बहुत ज़रूरी है। तो अभी और भी चीज़ें जो डेवलपमेंट होंगी, नए फैसले होंगे, उस पर बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।